IQ IAS. Smart aspirants number one choice. Recording in progress. गुड आफ्टरनून, वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? सब ठीक ठाक? शुरू करें? कैन वी बिगिन? जस्ट अ सेकंड क्लास। आकाश, लाल गुड टू सी यू। अंशु, तेजस, अंशिका गुड टू सी यू बेटा। जीविशा कैसे हैं आप? गुड टू सी यू गाइस। शुरू करें? ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। आज का सेशन एकदम कट टू कट सेशन रखेंगे, आंसर राइटिंग का वर्कशॉप। ओके, जो लोग नहीं अभी तक पता है कि ये क्या है, इस पूरे सेशन का मुद्दा सिंपल सा है। आंसर राइटिंग एज ए स्किल आपको सीखना है, आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। और वो स्किल, जब हम कहते हैं ना कि स्किल बिल्डिंग करो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, पर हर एक सवाल के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कुछ टेक्निक्स लगाना है। और उन टेक्निक्स का सबसे पहला पड़ाव होता है टू अंडरस्टैंड डायरेक्टिव वर्ड्स। ओके, तो पिछले क्लास में, जिसका रिकॉर्डिंग आपके लिए यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें हमने कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स को सीखा समझा था कि कैसे उनको अप्रोच करना है। नाउ वी विल टेक अ लुक एट द नेक्स्ट 4 डायरेक्टिव वर्ड्स। ओके, इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ एज ऑलवेज मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे। दिस इज माय टेलीग्राम। मुझे बताया गया है कि पिछले वाले जूम सेशन का पीडीएफ आपके लिए अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। ओके, दैट इज बिकॉज ये बैन था भारतवर्ष में। तो हम दोनों का, यानी कि पिछले वाले सेशन का पीडीएफ और आज वाले सेशन का पीडीएफ, हम दोनों आपके लिए अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ओके, एज सून एज द सेशन एंड्स, मतलब जैसे ही खत्म होगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इट विल हेल्प यू। ओके, क्वेश्चंस भी आपके लिए हम अब डालेंगे, स्पेशली क्योंकि आज सुबह ही हमने अपने जनरल स्टडीज का बैच, जो स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है, उसमें हमने ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस निपटाया है अराउंड इन 27-28 क्लासेस, 4-4 घंटे का क्लास। तो वी हैव डन दैट एग्जॉस्टिवली। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हो, गो एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। ओके, इन केस आपको कोई डाउट होता है, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। 2-3 स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन के बाद अपने आंसर्स के फोटो वोटो हमको भेजे थे। आई वॉज हैप्पी टू टेक अ लुक एट इट। अगर आप चाहो तो आप भी अपने आंसर्स का हमको से फीडबैक के लिए यू कैन गो हेड एंड ड्रॉप मी योर इमेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इनकेस इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, ये रहा ईमेल bhuvan.jha@studyIQ.com। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था, वी हैड लुक्ड एट कमेंट, फिर हमने देखा था डिस्कस, फिर हमने देखा था एनालाइज, फिर हमने देखा था क्रिटिकली एनालाइज, फिर देखा था जस्टिफाई। आज जिसका बारी है, हम लोग देखेंगे हाउ टू गो अबाउट एग्जामिन, फिर उसके बाद इलैबोरेट, देन वी विल टेक अ लुक एट सब्सटैंशिएट, और लास्ट में टू व्हाट एक्सटेंट। ये बहुत कॉमन वाले डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि इन चारों को आपको अप्रोच कैसे करना है। मान लो कोई प्रश्न में, और मैं आपके लिए स्लाइड्स लेके आया हूं ताकि आप समझ पाओ कि हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ डायरेक्टिव वर्ड्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स है ना, जो आपको आपके मेंस के क्वेश्चंस में दिखते हैं, इनको डायरेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले इलैबोरेट से शुरू करते हैं, व्हाई नॉट इलैबोरेट। ठीक है, सबसे पहले देखो, सवाल अगर आपको ये पूछ रहा है, इलैबोरेट ऑन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डिजास्टर वल्नरेबिलिटी इन द हिमालयन रीजन, इलैबोरेट। अब डिजास्टर वल्नरेबिलिटी पहले 2 मिनट में समझिए मुद्दा क्या है। वल्नरेबिलिटी ना डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, या हमारे P2A क्लासेस में तो आप पढ़ते ही हो हमारे साथ, कि इलैबोरेट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को ना एक्सपैंड करो, थोड़ा संक्षिप्त में ना होके थोड़ा डिटेल में समझाइए। पर ये थोड़ा बड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। और वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सिस्टम का, सिस्टम इन द सेंस जैसे हिमालय है फॉर एग्जांपल, तो हिमालय का ससेप्टेबिलिटी टू लॉस कितना है। ससेप्टेबिलिटी मतलब कौन ज्यादा रिस्क पे है। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो सवाल क्या है, इलैबोरेट ऑन द फैक्टर्स, यानी कि क्या कारण है जिसके चलते आपका डिजास्टर वल्नरेबिलिटी हिमालय में बढ़ रहा है। नाउ व्हाट डज इलैबोरेट मीन? जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आप एक्सपैंड करोगे आइडिया को। एक्सपैंड इन द सेंस डिस्कस करिए कि व्हाई इज दिस डिजास्टर वल्नरेबिलिटी इंक्रीजिंग, इन द सेंस कि डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को पहले डिफाइन करो कि देखिए हिमालय एक टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में है,
यहां पे भारत सबडक्ट कर रहा है यूरेशिया के नीचे, जिसके चलते आप यहां पे अर्थक्वेक्स एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप ज्योग्राफी के थोड़े से डीप नॉलेज रखते हैं तो आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखेंगे थ्रस्टल फॉल्ट्स के बारे में। याद है, मैंने आपको पढ़ाया होगा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। तो उसके बारे में एक लाइन लिखो कि देखो यहां पे बहुत सारा स्ट्रेस का एक्यूमुलेशन हुआ है, एनर्जी का एक्यूमुलेशन हुआ पड़ा है। देन गो टू कि अब आप डिटेल में बताएंगे कि हाँ भाई ये वल्नरेबिलिटी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, एक तो है कि चलो आपका नेचुरल रीजन है, एक्सपेक्ट ही करोगे कि यहां पे आपका से टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन होगा, पर उसके बाद और क्या। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए, डिफाइन हिमालयन वल्नरेबिलिटी इन वन लाइन, कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय वल्नरेबिलिटी। देन गो टू नेचुरल फैक्टर्स, जैसा मैंने कहा कि आपकी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, चाहे वो आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालय हो या ईस्टर्न हिमालय हो, काफी सारे प्रीवियस इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक आए हैं। करेक्ट। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एंड इट इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑल्सो दैट यू कैन ऐड, क्लास थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यू कैन राइट अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कैस्केडिंग डिजास्टर्स। ठीक है, जब हम वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए यहां पे थोड़ा सा इंटरलिंकिंग आप दिखाइएगा कि यहां पे आपको कैस्केडिंग डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। अब कैस्केडिंग का मतलब क्या हुआ, डोमिनो इफेक्ट। जैसे क्लास ऐसा सोचो, ठीक है, लेट्स लुक अ स्मॉल एग्जांपल। सपोज हिमालय में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक अपने में ही एक डिजास्टर है कि अर्थक्वेक के चलते घर द्वार गिरेगा इत्यादि। ठीक है, दूसरा, हिमालय के चलते आपका ये अर्थक्वेक के चलते आपका लैंडस्लाइड्स हो सकता है। करेक्ट। साथ में हम देखते हैं मास वेस्टिंग के इवेंट्स हो सकते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ ढह सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, लैंडस्लाइड हुआ तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां से लैंडस्लाइड हुआ तो आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा पानी का जमावड़ा हो गया, वहां पे आपके लैंडस्लाइड लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो देखिए जब पत्थर वत्थर टूटा ना तो वो कहीं जाके एक्यूमुलेट होगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रीम का पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो उसको बाधित कर देता है, जिसके चलते मान लीजिए कि पहले हो सकता है कि कोई स्ट्रीम होगा वो यहां से ऐसे चलता होगा, अब क्योंकि आपका वहां पे एक पत्थर का जमावड़ा हो गया है तो यही स्ट्रीम अब यहां पे पानी एक्यूमुलेट करना चालू करेगा, एक्यूमुलेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, इवेंचुअली ये पानी ओवरफ्लो करेगा। इसको हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड लेक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड लेक्स। ये भी हो सकता है यहां पे। साथ में आप देखते हैं कि हिमालय में बारिश ज्यादा होती है क्लास, है कि नहीं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो जहां पे आपने फनलिंग या टनलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो एक हिमालय में बारिश भी आप ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि इसके चलते हमारे क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स भी हो सकते हैं। करेक्ट, इसके चलते फ्लैश फ्लड भी हो सकता है। तो देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हिमालय बहुत ही वल्नरेबल एरिया हुआ, हिमालयन रीजन इज वेरी वेरी वल्नरेबल। तो यही पहला मुद्दा होता है। जैसे इसका आप चाहो तो केस स्टडी भी डालो। जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा, अगर आपने सुना होगा हमको चैट पे बताना, कि आप अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि एक निपको कॉलोनी था, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन का एक कॉलोनी था, वहां पे अचानक फ्लैश फ्लड आता है, वो पूरा क्वार्टर जो था, एरिया जो था वो ध्वस्त हो जाता है, खराब हो जाता है। जानते हैं दोस्तों, अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि ये जो अचानक से पानी आया ये क्यों आया, क्या ये क्लाउड बर्स्ट के चलते आया। तो आप देखते हैं क्लाउड बर्स्ट का एक क्राइटेरिया होता है आईएमडी का, ऐसे ही हम रैंडमली नहीं बोल सकते कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट का क्राइटेरिया क्या है कि 1 घंटा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए, जो वहां नहीं हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते क्लाउड बर्स्ट के चलते वो हुआ था। फिर क्या हुआ था, फिर साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कहीं लैंडस्लाइड लेक बना होगा हायर हिमालयाज में, वहां से सारा पानी भागते हुए आया। या तीसरा है, क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही थी, पुराना कोई नदी का स्ट्रीम होगा जहां से अचानक से पानी का से इनफ्लो तेज में आ गया। तो कुछ ऐसे रीजंस बताए गए हैं। तो आप चाहो तो वो एग्जांपल लिखो कि देखो अरुणाचल प्रदेश का जो इवेंट हुआ, दिस इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि हमने अपने हिमालयन इकोसिस्टम को कुछ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है। दैट इज अ गुड एग्जांपल टू इंक्लूड हियर। साथ में आप चाहो तो जब हम लोग कैस्केडिंग डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे चैट पे बताना तो क्लास, कैन वी राइट अबाउट ग्लॉफ। ग्लॉफ के बारे में लिख सकते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, कि आपका ग्लेशियर का मेल्टिंग होता चला जा रहा है, ग्लेशियर छोटा हो जाएगा साइज में, फिर पानी उसका बहेगा, फिर वो कहीं जाके जमेगा, फिर वो ओवरफ्लो करेगा। करेक्ट। तो देखिए हमने कितने सारे कंटेंट निकाल लिए।
तो इलैबोरेट का मतलब यही है कि आप सारे पहलू से सोच लो कि हाँ भाई हिमालयन इकोसिस्टम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऑलराइट, देन वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आप जाइए, देखिए पहले आपने नेचुरल फैक्टर्स बताया, उसके बाद ह्यूमन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताओ। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या होंगे हमको थोड़ा चैट पे बताइए तो क्लास। व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स दैट इंक्रीज द डिजास्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ हिमालयस? जैसे फॉर एग्जांपल आप जितना रोड बनाओगे, रोड एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? करेक्ट। टूरिज्म करेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन करेक्ट है, डैम का कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, कटिंग देवदार ट्रीज वो डिफॉरेस्टेशन में आ जाएगा बेटा। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट है। क्या हम यहां कह सकते हैं कि देखिए आपका हिमालय में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, यही रोड ब्रिज कैनाल कलवर्ट, हाँ ये सब कुछ। जैसे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का स्टूडेंट है हमको बताइए तो मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। उत्तराखंड में क्या ऐसा हुआ है कि ये रहा पहाड़, यहां पे पहाड़ के बीचों बीच आपने एक होल बनाया है और वहां से आप पानी को क्रॉस करा रहे हो? पहाड़ के बीच से आपने एक टनल बना दिया है, वहां से पानी का डाइवर्जन हुआ पड़ा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जितना इस तरीके का आप हिमालयन इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करोगे उतना ज्यादा आपका हिमालय का जो एक रेजिलियंस है, रेजिलियंस क्या होता है क्लास? धक्का खा के वापस उठने का क्रिया, इसी को कहते हैं रेजिलियंस। जैसे एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स यू आर सपोज टू बी रेजिलियंट। कैसे भाई? हो सकता है कि आप हर सब्जेक्ट में उतने उत्तीर्ण ना हो, मे भी आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं चमकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट एंड कल्चर हम छोड़ देंगे, हमको वापस स्टेप एफर्ट लगाना है उसको समझने के लिए, छोड़ नहीं सकते आप। ये नहीं कि आर्ट एंड कल्चर सीखते ही सिरदर्द हो जाए, नहीं नहीं नहीं, रेजिलियंस दिखाना है, थोड़ा सा कठोर कि आई कैन गेट बैक अप। तो हिमालयन इकोसिस्टम में हम रेजिलियंस कैसे लाएंगे? तो यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है सेंदाई फ्रेमवर्क। सुना है किसी ने सेंदाई फ्रेमवर्क? हैव यू हर्ड ऑफ सेंदाई? कि आप डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। कैसे डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ, लोगों के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ, सस्टेनेबल प्रोसेसेस को इंक्लूड करते हुए। सो दैट इज द मेथड जहां पे ये नेचुरल जो आर्टिफिशियल रीजंस है उसको आप एड्रेस कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो जब भी इलैबोरेट कहा जाना, ऐसा सोचो हम कितना टेंजेंट सोच सकते हैं उसके बारे में, जो भी हमने सोचा, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया, उसका हमको वे फॉरवर्ड भी बताते चलना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने यहां पे सबसे पहले नेचुरल रीजंस बताए, फिर आर्टिफिशियल रीजंस बताया, उसके बाद कंक्लूजन में आप लिखते हैं कि हाँ भाई इन दोनों के चलते आपका हिमालय का वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है, इसके लिए हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ, पीपल के पार्टिसिपेशन के साथ से डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्ट करिए, तब जाके हिमालय के वल्नरेबिलिटी को हम घटाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इलैबोरेट का सीधा मुद्दा यही है कि हर एक पहलू को सोचो, 2 पैराग्राफ में लिखो, और दोनों पैराग्राफ में जो भी लिखा है कंक्लूजन में उसका वे फॉरवर्ड बता दो। ओके, काफी सारे टीचर्स आपको कहेंगे कि कंक्लूजन में ओपन एंडेड रखना चाहिए। आई विल हम्बली डिसएग्री। कंक्लूजन मस्ट गिव मी अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। उम्मीद के नोट पे ही अपना कंक्लूजन खत्म करिए। ये मत लिखो वहां पे कंक्लूजन में कि अरे हिमालय में तो सब चौपट हो चुका है। हिमालय में हम जो भी खराब हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हम थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करें। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इलैबोरेट दोस्तों। ओके, दीज पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, एंड विल लुक एट मोर एग्जांपल्स। पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद और एग्जांपल्स मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। देन लेट्स लुक एट एग्जामिन, सेकंड डायरेक्टिव वर्ड। सवाल देखिए, उसी सवाल को अब देखो कैसे घुमा के पूछेगा यूपीएससी आपसे कि एग्जामिन द कॉजेज बिहाइंड द राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर्स इन हिमालयन रीजन। यहां पे क्या था? इलैबोरेट द फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। यहां पे इलैबोरेट ऑन द फैक्टर्स which increase examine the causes which increase the frequency of disasters। क्या अलग कर रहे हैं इसमें हम? इसमें आप जब एग्जामिन करने कहा जाए आपको ध्यान रखिएगा केस स्टडी आपको डालना ही है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये कॉजेज जो हैं ये डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहां पे आपको एक केस स्टडी डालना है। अब आप केस स्टडी करंट अफेयर्स से उठाएंगे, यहां पे करंट अफेयर्स का मुद्दा होता है। अब आप चाहे सिक्किम का इवेंट के बारे में लिखोगे, देखो सिक्किम में ग्लोफ का इवेंट हुआ था, या पिछले साल उत्तराखंड में धराली विलेज में फ्लैश फ्लड आया था, हिमाचल प्रदेश में सिराज वैली में आया था, किश्तवर में आया था, जम्मू कश्मीर में। सो दीज केस स्टडीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको एग्जामिनेशन करने कहा जाए। एग्जामिन मतलब क्या है कि निष्पक्ष भाव से
ये स्टेटमेंट के वेरासिटी को आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करिए सिस्टमैटिकली एंड देन एक्सप्लेन व्हाई, मतलब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे कह रहा है ना कि एग्जामिन द कॉजेज, क्यों है कॉजेज, कहां से आ रहे हैं कॉजेज और कैसे ये कॉजेज इंपैक्ट करते हैं। अब यहां पे आप अलग क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, जब हमने क्लाउड बर्स्ट की बात की, अभी देखिए क्लास यहां पे, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाउड बर्स्ट, मुझे एक बात बताइए, क्लाउड बर्स्ट क्या अभी हो रहा है हिमाचल से हिमालयस में? पहले नहीं हुआ था, पहले भी तो हुआ था, पर अब क्या हो रहा है कि अब आपके क्लाउड बर्स्ट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया है। करेक्ट? क्या होगा इसका रीजन, क्यों हमारे क्लाउड बर्स्ट ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं? मुझे बताइए, क्यों मेरे क्लाउड बर्स्ट अब ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं? वाई आर दे मोर फ्रीक्वेंट? इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का कौन सा टर्म आप यूज करोगे क्लास? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आप कह रहे हो, आई अग्री, पर ये तो रहा बहुत ब्रॉड कि हाँ भाई हर चीज हम जलवायु परिवर्तन के माथे ठेल दें। कोई एक पर्टिकुलर टर्म होता है, वो टर्म थोड़ा हमको बताओ। अंशिका बहुत बढ़िया आंसर। देखिए, दिस इज व्हाट आई मीन बाय डिटेल्ड स्टडी। काफी लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। बेटा वो तो सबको पता है, आप तो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो। अब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट विप्लैश का। सुने हैं क्लाइमेट विप्लैश? कि क्या हो रहा है, आपका गर्म, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्लास, तो हवा गर्म हो रहा है ना, हवा गर्म हो रहा है तो गर्म हवा में मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है ना। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपका एयर मास में ज्यादा मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है। यानी कि पहले मान लीजिए 10 kg पानी होता था, अब 20 kg पानी गिर रहा है, जिसके चलते हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा होगा, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स ज्यादा होंगे। जैसे इस बार ही देखो क्लास, इसी बार आप देखिए, भारत में 2-3 दिन पहले तक मुंबई में प्रचुर मात्रा में बारिश हो रही थी। अब अचानक आप देखते हैं बारिश थम गया है, कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब आपका 3 दिन प्रचुर मात्रा में बारिश होता है, तेज बारिश होता है, और उसके बाद 7-10 दिन तक एकदम ड्राई। तो ये जो वेरिएबिलिटी आ गई ना आपके बारिश के गिरने में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका क्लाइमेट विप्लैश हम देख रहे हैं। विप्लैश क्या होता है? ऐसे, ऐसा वाला। तो अचानक से बहुत बारिश होता है, फिर रुक जाता है, फिर अचानक से बारिश होता है, फिर रुक जाता है। तो इसका भाव समझिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपके भरोसे, ठीक है, आप हमारे, फॉर एग्जाम्पल एक डैम है, डैम का ये रहा आपका लेवल। पहले के सालों में क्या होता था, आपको पता था कि हाँ भाई हमको फॉर एग्जाम्पल पानी का लेवल यहां तक रखना है, एक्स्ट्रा बारिश जो होगा उसका पानी हम यहां स्टोर करेंगे। अब क्या हो रहा है, अब आपको पता ही नहीं चलता कि कब ज्यादा बारिश हो रहा है, कब कम बारिश होगा। तो आप अपने वाटर लेवल्स को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। वाटर लेवल्स को रेगुलेट नहीं करोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी देखेंगे आप, इरिगेशन पोटेंशियल में कमी देखेंगे आप। समझ रहे हैं? वो प्रॉब्लम आपको यहां पे बताने की आवश्यकता है। जब हम कहें ना कि एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ, देखिए व्हेन इट इज टेलिंग यू अबाउट व्हाई एंड हाउ, तो व्हाई में आएगा आपका क्लाइमेट विप्लैश, और हाउ क्या हुआ कि भाई अब आपका नेचुरल डिजास्टर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। कि अगर हम ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कैनाल में कितना पानी रोकने का है, तो अगर मान लीजिए ज्यादा पानी भरा हुआ है, ज्यादा बारिश अचानक से हो गया, तो वो कैनाल वाला क्या करेगा, पानी रिलीज करेगा, जिसके चलते डाउनस्ट्रीम एरियाज में फ्लडिंग इवेंट आप देखेंगे। तो एग्जामिन का मतलब ही यही हुआ दोस्तों, कि आपको एक केस स्टडी लेके सिस्टमिकली उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि हाउ इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग। जो कि इलैबोरेट में आप नहीं करते हो। इलैबोरेट में यू विल जस्ट गो एंड डिस्कस द कॉजेस, कि हाँ नेचुरल कॉजेज ये, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज ये रहा वे फॉरवर्ड। इलैबोरेट में उतना ज्यादा सिर पैर नहीं लगाना है, यहां पे आपको लगाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए एग्जामिन वाले क्वेश्चंस भी थोड़े कठिन होते हैं। नाउ मैं अब जानता हूं ये बात फ्रेशर्स कि आपको लगेगा सर ये तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग है, कि सब तो ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है। डोंट वरी, द पॉइंट इज कि आप अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हो इस चीज के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। जब आप यही चीज धीरे धीरे करते चले जाओगे, ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। द मोमेंट आई टेल यू एग्जामिन, यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ एंड व्हाई। द मोमेंट आई टेल यू इलैबोरेट, यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स प्लस वन कॉमन वे फॉरवर्ड। कुछ ट्रिक्स है दोस्तों, इसीलिए जानते हैं मेंस में मार्क्स का वेरिएबिलिटी भी काफी हाई होता है। क्या आप देखेंगे कि किसी साल किसी स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल से 250 में उसके बस से 60 मार्क्स आए, मेंस नहीं हुआ। अगले साल वो थोड़े से चेंजेस करके गया, नॉलेज में कुछ बदलाव नहीं हुआ,
थोड़े से अपने अंडरस्टैंडिंग में चेंज करके गया, अब देखते हैं वो 100 मार्क्स लेके आ जा रहा है 250 में, विच इज वेरी गुड। अगर किसी पेपर में आप 100 साल लेके आ रहे हो, मतलब तो आप तो इन दैट रेंज हो कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ऑलराइट, so this is why this class is getting important for you people in this coming years, in this coming months. तो देखो इसका अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टेट दैट हिमालयन डिजास्टर्स अराइज फ्रॉम इंटरैक्टिंग नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज, जो आपने यहां लिखा था उसी को ब्रीफली यहां लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर आइए बॉडी के पार्ट 1 में फिजिकल कॉजेज, एग्जामिन क्लाइमेट एंड ह्यूमन कॉजेज, और फिर यहां पे देखिए एग्जाम्पल्स एंड इंटरलिंकेज आपको दिखना ही है। दिस हैज टू बी शोन, जिसको हम कहते हैं ना केस स्टडी सेंट्रिक अप्रोच रखो यहां पे। जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो इट हैज टू बी बैक्ड बाय केस स्टडीज, और एल्स फिर वो मार्क्स नहीं देगा आपको। ऑलराइट, तो वही सेम चीज लिखना है, बस शैली अलग है। सेम चीज यहां पे आपका सब्सटैंशिएट का है, सेम सिनोनिम्स, जो जस्टिफाई वही सब्सटैंशिएट। तो देखिए सब्सटैंशिएट क्या हुआ, सपोर्ट करो, दिस इज द कीवर्ड। यू विल नॉट से कि नहीं मैंगो इज नॉट द बेस्ट फ्रूट क्योंकि मेरे को तो फॉर एग्जांपल बनाना पसंद है, नहीं नहीं नहीं, सब्सटैंशिएट इज सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई। ओके, तो यहां पे भी वही सेम चीज जो आपने सपोर्ट किया, प्रूव करो एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने आपके सामने रखा कि अब हिमालय, सवाल देखिए, हिमालयन रीजन इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट ऑफ कंपाउंड डिजास्टर्स। ये कंपाउंड डिजास्टर क्या हुआ, कैस्केडिंग डिजास्टर्स, डोमिनो इफेक्ट वाला। सब्सटैंशिएट, जस्टिफाई करो कि ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। गो अहेड, यू हैव मल्टीपल केस स्टडीज दैट यू कैन राइट नाउ। तो वहां पे वही सेम चीज है, मुद्दा अलग नहीं। यहां पे भी आप वही नेचुरल कॉजेज, आर्टिफिशियल कॉजेज, हाउ दे आर टुगेदर लीडिंग टू कैस्केडिंग डिजास्टर्स थ्रू आउट द हिमालयन आर्क लिख सकते हो। थोड़ा पढ़ा लिखा वाला कैंडिडेट होगा तो वो यहां पे पीक वाटर का भी कॉन्सेप्ट ऐड करेगा कि देखो डिजास्टर सिर्फ ये नहीं होता कि आपका ग्लॉफ हो गया, कि फॉर एग्जांपल आपका लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड लेक्स हो गए, फ्लैश फ्लड हो गया, वो तो रहा एक पार्ट। पर इस कैस्केडिंग डिजास्टर के चलते जैसे जैसे हमारा ग्लेशियर का मेल्टिंग होता चला जा रहा है, नदी में पानी होगी कम, यानी कि लॉन्ग टर्म डिजास्टर भी बन सकता है, जहां पे भारत के पूरे नॉर्थर्न पार्ट का, इंडो गैंजेटिक प्लेन का फूड और वाटर सिक्योरिटी प्रभावित होगा। समझ रहे हैं? तो लुक एट इट, यहां पे भी वैलिडेट करना है आपको स्टेटमेंट को। देखिए ब्रीफली डिफाइन कंपाउंड डिजास्टर्स, मैंने आपको ये बताया कंपाउंड डिजास्टर्स क्या है। देन एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट यूजिंग नेचुरल फ्रेजिलिटी, कि आपका स्लोप कहां पे स्टीप है, कहां पे कम है। अब आप लोग को पता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में फर्क क्या क्या है ना। यू रीड दैट इन एनसीईआरटीज, उसी नॉलेज को बस आपको अप्लाई करना है टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ओके, देन यू गो टू सब्सटैंशियल विद एविडेंसेस एग्जांपल्स। अब यहां पे आप जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस के बारे में लिखिए, उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड के बारे में लिखो, सिक्किम का ग्लॉफ इवेंट के बारे में लिखो, अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम्पल के बारे में लिखो, डजंट मैटर। सब्सटैंशिएट मतलब कुछ तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे क्योंकि आप प्रूव करने को खोज रहे हो। इफ यू हैव टू प्रूव समथिंग यू हैव टू प्रोवाइड एनालिसिस, दैट इज द पॉइंट ऑफ सब्सटैंशिएट। इजी है ये, जैसा जस्टिफाई था ना सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड देन लास्टली आता है आपका टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब फॉर एग्जांपल, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट वैभव सूर्यवंशी इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट? फॉरगेट हिमालयस। सपोज मैं सवाल आपसे पूछता हूं, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट वैभव सूर्यवंशी इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट? मतलब आपके समझ अनुसार क्या लगता है आपको, क्या वैभव सूर्यवंशी से कोई और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है? तो वहां पे आप क्या करोगे, आप कहोगे कि आई पार्शियली अग्री। फुली अग्री आप नहीं कहोगे किसी भी चीज के लिए कि हाँ आई फुली अग्री वैभव सूर्यवंशी इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। देन फिर दैट कैन बी काउंटर्ड कि अरे व्हाट अबाउट द साउथ अफ्रीकन बैट्समैन या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन या कोई भी, मैं तो उतना क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूं, आई फॉलो 2-3 नाम ओनली, बट दैट इज द पॉइंट। पार्शियल अग्रीमेंट आपको करना है, एकदम गच मत देना जाके वहां पे कि हाँ हाँ हमको तो सबसे, फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जस्टिफाई करना। तो देखिए यहां पे क्या है, जज द डिग्री, अग्री करो बट क्वालिफाई करो, लिमिटेड अग्रीमेंट आपको करना है यहां पे। देखिए दिस इज द पॉइंट, जब आपसे पूछा जाए ना लिमिटेड अग्रीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सवाल पूछ रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इज अनप्लान्ड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डिजास्टर्स इन द हिमालयस, तो क्या आप यही कहोगे कि हाँ आई अग्री that unplanned development is the only reason for increasing disasters in Himalayas? क्या वो स्टेटमेंट सही हुआ? फिर तो आप ये सारा क्लाइमेट विप्लैश, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन लोगों को तो आप फ्री पास दे दिए। हाँ कि ना, मुझे बताइए क्लास, डिड यू अंडरस्टैंड? जब आपको टू व्हाट एक्सटेंट पूछ रहा है ना, दे आर बेसिकली टेस्टिंग यू कि क्या तुम मल्टी डायमेंशनल सोच पा रहे हो। तो जब वो कह रहे हैं ना कि अच्छा अनप्लान डेवलपमेंट के चलते हमारे डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो आप कहोगे यस आई अग्री दैट अनप्लान्ड डिजास्टर्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट लीड्स टू इंक्रीज डिजास्टर्स इन द हिमालयस। हाउएवर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग
एंड देन कम टू दोस कॉन्सेप्ट्स कि क्लाइमेट विप्लैश हो रहा है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके चलते आपका फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और क्योंकि आपका नेचुरल फैक्टर्स का प्रकोप है, साथ में आपने यहाँ पे अनप्लान्ड डेवलपमेंट करके रखा है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट के चलते हमारे हिमालयाज में इंक्रीजिंग डिजास्टर्स हमको देखने को मिल रहा है। क्लैरिटी आया इस पे क्लास? हमको एक बार बताओ तो। सर पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा? जी हाँ, जी हाँ सर। इन केस, एक मिनट, एक सवाल आया है, लेट अस लुक एट दिस सवाल। मैं आप लोग से सवाल भी आज विल डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो। सर इन केस नो स्टडी, केस स्टडी कम्स टू माई माइंड, हाँ, इज देयर एनी वे टू हैंडल इट? ईशा, केस स्टडीज तो आप देखिए, अगर करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे ना, तो इन सब केसेस में आपको मल्टीपल केस स्टडीज मिल जाएंगी। हाउएवर अगर केस स्टडी नहीं है तो एटलीस्ट एग्जाम्पल्स, केस स्टडी तो चलो आप एंड टू एंड डिस्कस करते हो, एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी याद नहीं रहा, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना बेटा, ध्यान देखिए ईशा, द पॉइंट इज आपके आंसर्स में एक तो रहा आपका कोर कॉन्सेप्ट, जैसे क्लाइमेट विप्लैश इज अ कोर कॉन्सेप्ट, क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड होना, फ्लैश फ्लड के चलते जान माल का नुकसान होना, कोर कॉन्सेप्ट। पर करंट अफेयर्स अगर नहीं डालोगे ना तो फिर वो ड्राई आंसर है, फिर उसमें मार्क्स कम मिलेंगे। मतलब 50% ऑफ द मार्क्स आपका आइडियल मार्क्स होता है। जैसे अगर 10 मार्कर है आपको, तो एक अच्छे आंसर को आप देखेंगे करीब 5 से 7 के बीच में मिलता है, रफली 5 से 7, उससे ऊपर नहीं। अगर आप केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स नहीं डालेंगे, यही घट के आ जाएगा 3/10 या 2 और 3/10। तो आप सोचिए कि अगर एक प्रश्न में आपका 2-3 मार्क्स का लॉस है, डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 15-20 क्वेश्चंस, तो यू आर लुकिंग एट अ लॉस ऑफ रफली 50 to 60 मार्क्स पर पेपर। वहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो विच इज वाई करंट अफेयर्स सपोर्टिंग कास्ट है बेटा, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट है आपका शाहरुख खान, और ये करंट अफेयर्स है आपका राजपाल यादव। तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका मूवी हिट होगा, नहीं तो फिर मूवी बैठ जाएगा। ओके, मुझे बात बताइए, हम लोग जब क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, हमारे क्लासरूम्स जैसे आज वाले ही बैचेस के जो स्टूडेंट अगर कोई है, हमको बताओ, हैव वी इंक्लूडेड करंट अफेयर्स एवरीवेयर फॉर वट एवर लिटिल कॉन्सेप्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पोर्ट्स और आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। वो क्या हुआ? करंट अफेयर्स हुआ ना। वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइंस एंड मिनरल्स, हम लोग नहीं पढ़ते हैं भारत के एफर्ट अबाउट समुद्रयान, मत्स्य 6000, पॉलीमेटालिक नोड्यूल। तो उस तरह का ही एग्जाम्पल आपको डालना है। ओके, दैट इज व्हाट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा मार्क्स इन द मेंस। ओके, तो यहां पे देखो, सबसे पहले मेंशन दैट अनप्लान्ड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली फैक्टर। ये देखिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अनप्लान्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप कहोगे हाँ है, एक पहलू है ये, पर सारा पहलू नहीं है ये। दूसरा, शो हाउ डेवलपमेंट मैटर्स, कि आप रोड बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, इससे हिमालयन फ्रेजिलिटी बढ़ रहा है। देन गो अबाउट कि नहीं देखिए देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, वही आप फिर वहां पे लिखोगे, देखो सिस्मिकली, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन लास्ट में कंक्लूड विद अ डिग्री बेस्ड जजमेंट। मतलब आई अग्री विद द असर्शन दैट अनप्लान्ड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द कॉजेज, हाउएवर इट इज नॉट द ओनली कॉज। Himalayan fragility or vulnerability is a combined byproduct of the merging or the meeting or the marriage of natural and artificial factors, human-made factors. Okay, so these are the 4 directive words which you should absolute have clarity about. ये आसान वाले हैं, जो पहले वाले क्लास में किया था ना, वो थोड़ा ज्यादा कठिन है। ठीक है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मुझे आप हेल्प आउट करोगे विद सम क्वेश्चंस। मैंने हिमालय को एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया, अब सवाल देखिए। Elaborate on the factors responsible for rising plastic pollution in India. देखो, elaborate मतलब आपको expand करना है, मतलब सारे फैक्टर्स ढूंढो, ऑल ऑफ द फैक्टर्स। मुझे बताइए क्लास, 1-2 एग्जांपल बताओ आप, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्यों प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है? सबसे पहला, चलो मैं आपको शुरुआत कर देता हूं, बॉनी कर देता हूं मैं आइडियाज का। डिपेंडेंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, डिपेंडेंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक कर सकते हैं हम लोग। क्या हम लोग का एक बिहेवियरल बायस है, यूज करते आए हैं तो हम लोग को कोई और प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, बिहेवियरल बायस है हम लोगों का। बिहेवियरल मतलब हम लोग का जो टेंडेंसी होता है एज कंज्यूमर्स। वेट, आप लोग का चैट फंस क्यों गया यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, ओके। अनसस्टेनेबल यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, वो तो इसी में आ गया बेटा। नंबर 2 बताइए। हाई रिसाइकलिंग कॉस्ट इज अ वेरी गुड पॉइंट। जानते हो दोस्तों, देखो अब मुद्दा क्या है। प्लास्टिक को ना हम लोग नहीं कहते हैं कि हाँ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल,
जानते हो मुद्दा क्या होता है? रिसाइकल करके जो आप प्लास्टिक बनाते हो ना, तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का दाम मान लो 10 रुपया है। नया प्लास्टिक जिसको वर्जिन प्लास्टिक कहते हैं उसका दाम है 2 रुपया। कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा? वर्जिन प्लास्टिक। तो हम लिख सकते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ओके, रिड्यूसेस अडॉप्शन। लोग नहीं चूज करेंगे, पैसा काटता है क्या किसी को? नहीं ना। रिड्यूसेस अडॉप्शन ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, रिड्यूसेस अडॉप्शन। ठीक। तीसरा बताइए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना है कोई इस क्लास में? हमको कोई बता नहीं रहा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं सुने हो? अजय जानते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे मान लीजिए मैं फोन बनाता हूं, सपोज सपोज मैं सैमसंग का फोन बनाता हूं। अब सरकार का क्या कहना है कि कंज्यूमर जब अपना सारा फोन वोन बना लिया, फिर वो फोन को आप वापस अपने जो कंपनी है वो वापस खरीद ले, ताकि आप उसको रिसाइकल करना है कि डिस्पोज करना है वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी कि क्या है कि एक प्रोड्यूसर का जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में बेच दिया। उसका शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद भी प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको कलेक्ट करे, सेग्रीगेट करे और फर्दर प्रोसेस करे। यही चीज प्लास्टिक के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर मैं एक प्लास्टिक का कंपनी हूं तो मेरा ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ प्लास्टिक का मग बना के आपको बेच दिए। बाद में जब आपका उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा तो आई शुड बी एबल टू गेट दैट प्लास्टिक बैक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल में उसको हम लगा देंगे। सर्कुलर इकोनॉमी इसी को कहा जाता है। इसी पे जानते हैं बहुत सारा कंपनी सब भी चल रहा है क्लास। वो एक कंपनी नहीं, अपना फोन बेचोगे तो तुमको पैसा देता है, मैं नाम भूल गया उसका, कि अपना फोन उसको बेच दोगे पुराना फोन तो वो तुमको कुछ पैसा वैसा दे देता है। क्या नाम है उस कंपनी का? कैशिफाई। यस, कैशिफाई। वो कैशिफाई क्या है? इट इज अ कंपनी दैट इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। कि आप फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी के पास सैमसंग का फोन होगा, किसी के पास एप्पल का होगा, किसी के पास रेडमी का होगा, ओप्पो का होगा, तो आप अपना फोन जाके कैशिफाई को बेच देते हो। कैशिफाई सारा फोन को लेके वापस उसी कंपनी को बेचेगा एट अ हाई मार्कअप, कि देख हम तुम्हारा ईपीआर के लिए हम तुमको मदद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उस फोन में जो भी आपका चिप उप में जो भी मिनरल उनरल है वो फिर से रीयूज होके फिर से नया फोन में घुस जाएगा। तो दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किताबी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, पर इसका सिंपल सा आंसर है कि कहां है ट्रांसपेरेंसी, कहां है अकाउंटेबिलिटी, कितने हद तक इसको फॉलो किया जा रहा है, यह हम और आप दोनों जानते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक्स, फॉर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स is not uniformly applied, is not uniformly enforced लिख सकते हैं हम, is not uniformly enforced। बहुत बढ़िया। और बताइए चौथा। गुड पॉइंट सर, अननेसेसरी पैकेजिंग फॉर मेकिंग अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज अ वेरी फेयर पॉइंट। साक्षी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। नोटिस किया हो क्लास, आप लोग जब ये सब्जी भाजी खरीदने जाते हो, ये क्या नाम है, 7-Eleven और ये सब स्टोर में, हाँ वहां वो एक एप्पल को भी वो लोग ऐसा पन्नी में बांध के रखता है। देखे हो कभी कि बनाना होगा, 4 ठो बनाना है, 4 बनाना, उसको लोग ऐसे पन्नी में पैक करके रखा है, क्यों? क्या जरूरत है? तो वही है कि आपको थोड़ा सा देखिए कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, हमने पन्नी में बांध दिया है, तो पन्नी मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक में बांध दिया है तो प्रीमियम प्रोडक्ट। तो वो भी हम लिख सकते हैं कि अननेसेसरी ऑफ प्लास्टिक्स यूज ऑफ प्लास्टिक्स ओके फॉर पैकेजिंग। अरे मैं तो आपको बताता हूँ, मैंने एक बार एक किसी ब्लिंकिट या जोमेटो जेप्टो किसी से कुछ मंगाया था, जेप्टो से ही शायद। हाँ, वो इतना बड़ा पैकेज था। आई वॉज गेटिंग अ टॉय फॉर माई बेबी। वो इतना बड़ा पैकेट, उसमें वो पन्नी का पन्नी, रैप 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 रैप, लास्ट में टॉय इतना छोटा सा था। वो इतना बड़ा पैकेट। तो मुझे बताओ, वो उतना छोटा सा टॉय के लिए इतना बड़ा आपको माउंटेन ऑफ अ मोल हिल बनाने की आवश्यकता थी नहीं, पर आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कंज्यूमर को प्रीमियम फील देना है कि ये देखो तुम्हारे लिए कोई बड़ा चीज आ रहा है वो छोटा सा खिलौना ही। नोटिस किया हो कभी वो आप लोग? नोटिस किया हो? खैर, उसके चलते तो प्लास्टिक पोल्यूशन ज्यादा होगा ही। और बताइए सर, अर्बनाइजेशन, ठीक है,
अर्बनाइजेशन तो चलो प्लास्टिक्स का एक तरीके से वो हुआ कि आप अर्बनाइजेशन ज्यादा है तो प्लास्टिक्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। देखिए विश्व में, इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो पॉपुलेशन से हम नहीं जोड़ सकते हैं। चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो प्लास्टिक्स का हो, चाहे वो कंटेमिनेशन ऑफ द एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल इरोजन, सब कुछ हम लोग पोल्यूशन से कहीं ना कहीं जोड़ ही सकते हैं। वो तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो वीक पॉइंट हुआ, पर ठीक है, किसी ने, स्टूडेंट ने लिखा है तो फाइन। अर्बनाइजेशन ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर, ड्यू टू पॉप प्रेशर, ओके, इसको आप जोड़ दोगे इसके साथ, इस पॉइंट के साथ, कि क्योंकि बिहेवियरल बायस है तो आप लोग ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हो। मुझे थोड़ा एक बात बताओ ना क्लास, जब हम लोग ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कौन है? आपके घर से जो कूड़ा कचरा निकला वो कलेक्ट कौन करता है? म्यूनिसपैलिटी। कितना पैसा है म्यूनिसपैलिटी के पास? मुझे बताओ तो। क्या आपको एब्सोल्यूट गारंटी है कि हम एक गीला कचरा, एक साफ कचरा दे रहे हैं म्यूनिसपैलिटी वाले भैया या दीदी को? वो जाके आप जो अलग अलग देते हो, आप देखते हो वो दोनों एक ही जगह ऐसे ढाल देता है। इज दैट द करेक्ट मेथड? तो कहना इसे कि हम लोग का म्यूनिसपैलिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत खराब है। एक तो पैसा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं देके रखा है आपने। अगर आप सेग्रीगेशन कर भी ले रहे हो वेस्ट मैटर का, तो आप उसको जला रहे हो कि इंसिनरेट कर रहे हो कि लैंडफिल में डाल रहे हो कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के लिए रिसाइकलिंग में डाल रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। आउट ऑफ साउट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वाला सीन है कि एक बार आपके घर से निकल गया वो प्लास्टिक ड्राई कचरा में, उसके बाद उसके साथ क्या हशर हो रहा है ना आपको पता ना हमको पता। तो चलो थोड़ा सा म्यूनिसपैलिटी की तारीफ करो कि म्यूनिसिपल बॉडीज लैक कैपेसिटी बिल्डिंग, लैक कैपेसिटी बिल्डिंग। देख रहे हैं कितना सारा पॉइंट हमने ढूंढा। ये पॉपुलेशन वाला पॉइंट ना थोड़ा सा वीक पॉइंट हुआ क्लास, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू हाई पॉपुलेशन, रियली। लेस नंबर ऑफ पब्लिक डस्टबिन, ठीक है, उससे सेग्रीगेशन खराब होगा, फेयर इनफ। पब्लिक वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड, ऐसे लिखो, पब्लिक वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रा इज लिमिटेड। नंबर 8, सर विलेज में तो कलेक्ट भी नहीं होता है। देखिए, इट कैनॉट डिकम्पोज इजिली। तो वो डिकम्पोज इजिली अगर नहीं हो रहा है तो प्लास्टिक पोल्यूशन ठीक है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल लिखो, डिग्रेडेबल, वन ऑफ द कॉजेज है, इट्स नेचर। व्हाट एल्स? प्लास्टिक पोल्यूशन से हम ये जोड़ सकते हैं कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स भी रिलीज होता है। किसी स्टूडेंट ने लिखा था माइक्रो प्लास्टिक्स वाला पॉइंट। माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होता है जिसके चलते आपका सॉइल, एयर, वाटर, ह्यूमन हेल्थ सब कॉम्प्रोमाइज होता है। बायोमैग्निफिसेंट, बायोमैग्निफिसेंट नहीं पता, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, पॉइंट तो सही है आपका। वीक इन्फोर्समेंट, ठीक है, वीक इन्फोर्समेंट आ गया। वीक इन्फोर्समेंट तो इसी में आ जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग में ही, कि इनके पास पैसा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ओके, अवेयरनेस नहीं है रूल्स का ही खुद, तो हम लोग को क्या सिखाएंगे ये लोग? हियर, दिस इज व्हाट यू शुड डू फॉर एन इलैबोरेट टाइप क्वेश्चन। जब ये सारा कुछ लिख लिया क्लास, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे थोड़ा बताइए तो। वंस यू रिटन ऑल ऑफ दिस, व्हाट डू आई राइट इन द कंक्लूजन? गिव मी 1 or 2 पॉइंट्स। वैसे भी कंक्लूजन आपको मैक्सिमम 30 वर्ड में निपटाना है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे फॉरवर्ड। जैसा मैंने कहा, उम्मीद दिखाओ, इवेल्युएटर को ना उम्मीद दिखाइए कि हमने जितना इतना कुछ प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। सबसे पहला, आई वुड राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आप देखो, सी व्हाट वुड आई राइट इन कंक्लूजन वंस आई हैव आइडेंटिफाइड दीस प्रॉब्लम्स। देखो, सॉल्विंग प्लास्टिक पोल्यूशन will require comprehensive and integrated efforts of government along with citizen participation, okay, to ensure sustainable solutions. बताइए तो क्लास, ये 30 वर्ड, उससे ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते। दिस इज इट। आप, यू आर एंडिंग ऑन अ नोट ऑफ होप कि हमने जितने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं
ये सारे सॉल्व हो सकते हैं या तो सरकार की तरफ से अगर पहल ली जाए, या हम और आप थोड़ा सा अपना तौर तरीका बदल दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम और आप पे कौन सा है, ये वाला हुआ है कि नहीं। से फॉर एग्जाम्पल और कौन सा, पब्लिक वेस्ट डिस्पोजल भी हम लोग देख सकते हैं। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि, मैंने तो खुद देखा हुआ है कि जहां पे आपका डस्टबिन होता है उसके आसपास ही कूड़ा कचरा हम लोग फेंक के आ जाते हैं। करेक्ट। और बाकी सारे तो सरकार के भरोसे हम लोग छोड़ रहे हैं। तो यस, इफ दीज टू वर्क टुगेदर, गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स भी आप चाहो तो लिख लो, यूनियन सेंटर एंड पंचायती राज, along with citizen participation to ensure sustainable solutions, हो गया। कंक्लूजन यही करना है आपको, वे फॉरवर्ड दिखा दिया, उम्मीद के किरण के साथ आपने स्टॉप कर दिया। अब बताइए सर, SWM रूल फॉलो करना है, करेक्ट है। गवर्नमेंट शुड प्रमोट ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। मुझे बात बताओ, ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक जूट है। अमन, ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक जूट है, जूट का बैग आप लेके जाएंगे। अमन मुझे बताइए, प्लास्टिक आपको फ्री में दे रहा है दुकान वाला, जूट के लिए बोल रहा है मैं आपके बिल में 10 रुपए ऐड करूंगा, आप कौन सा लोगे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, सब्सिडाइजेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक्स मस्ट बी इंश्योर्ड। सिर्फ ऑल्टरनेटिव देना थोड़ी ना मुद्दा है, उसको सब्सिडाइज कर दो, सस्ता कर दो, ताकि हम उसको ले। वो पॉइंट पे देखिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दीजिए। ये किताबी सॉल्यूशन हो गया कि हाँ अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक ढूंढो, वो तो ढूंढ रखा है बहुत सारा, पर हम और आप क्यों नहीं यूज करते हैं। क्योंकि जब दुकान में जाते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक वाला फ्री में देता है हमको, और जूट वाला बैग के लिए बोलता है 10 रुपए में ऐड करेंगे, हम क्यों देंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा। बिहेवियरल चेंज के लिए इंसेंटिवाइजेशन चाहिए ना, है कि नहीं। बिहेवियरल क्या, हमारी इच्छा को बदलने के लिए हमको इंसेंटिव दो, हमको इंसेंटिवाइजेशन करोगे तो हम करेंगे। ऑल्टरनेटिव शुड बी एक्सेसिबल एंड फीजिबल, हाँ करेक्ट। ऑल्टरनेटिव शुड बी एक्सेसिबल, स्केलेबल। स्केलेबल मतलब क्या है कि राष्ट्र के स्तर पे उसको हम से यूज में ला सकते हैं। ये नहीं कि बस एक ही एरिया में चल रहा है, आजकल काफी है। आप काफी दफा सुनोगे कि अरे ऐसा मशीन बन गया है जिससे हम हवा से मॉइस्चर को ट्रैप करके पीने का पानी बना सकते हैं। बहुत अच्छा। पर क्या ये हर जगह आप नहीं, वो मशीन को खरीदने में 5 लाख रुपए लगेगा, तो कौन यूज करेगा वो 5 लाख रुपए का मशीन। सो दैट इज द सेंस, एन आइडिया हैज टू बी स्केलेबल इन नेचर। स्केलेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ इन्वॉल्व करें, उसके लिए आप इंसेंटिवाइज करो। तो अगर वो मशीन है जो हवा से पानी बना सकता है तो उसको सब्सिडाइज करो। अगर 5 लाख का मशीन है, पंचायत लेवल पे उसको 10-10 हजार रुपए में पहुंचाओ, तब आप देखते हैं वो आइडिया स्केल अप करता है। नहीं तो फिर वो तो एक ही जगह बस होके खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हुआ आपका इलेबोरेट का मुद्दा, क्लियर हुआ सबको। न्यू जनरेशन प्लास्टिक्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग, दैट आर 100% डिकम्पोजिशन। अगेन स्केलेबल है क्या बेटा, इज इट स्केलेबल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लास्टिक वर्सेस वर्जिन प्लास्टिक, अगर वर्जिन प्लास्टिक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसका ज्यादा है, ये कोई नहीं यूज करेगा कि अरे ये तो 100% बायोडिग्रेडेबल है। आप उतना भरोसा मत रखो लोगों पे, लोगों को आपको इंसेंटिवाइज करना होता है। एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस, ठीक है। अब इसी प्रश्न को देखो एग्जामिन के तौर से कैसे पूछेंगे। एग्जामिन व्हाई प्लास्टिक पोल्यूशन रिमेन्स अ परसिस्टेंट एनवायरमेंटल चैलेंज इन इंडिया डिस्पाइट रेगुलेटरी मेजर्स। मैंने क्या कहा था एग्जामिन का केस में, कि केस स्टडी लगाना है आपको। कौन सा केस स्टडी लगाओगे यहां पे, थोड़ा बताइए तो क्लास, लेट्स सी। कौन सा केस स्टडी लगाएंगे। हाउ एंड वाई, यस ऑफ कोर्स, हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई, दिस इज द एंटायर एजेंडा ऑफ दिस एग्जामिन। हाँ भाई, कैसे हो रहा है। सबसे पहला बात हम लिख सकते हैं कि आपका जो रेगुलेटरी मेजर्स है, वंस अगेन नॉट यूनिफॉर्मली अप्लाइड, नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड। ये पेन क्या हो गया मेरा, हाँ, नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड। नंबर 2, केस स्टडी में हम यमुना रिवर का पोल्यूशन लिख सकते हैं, जरूर, 100%, गुड पॉइंट। प्लास्टिक रेन लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ओखला का लैंडफिल लिख सकते हैं, जरूर, गुड पॉइंट। और बताइए क्यों है कि रेगुलेशन, आपने इतना अच्छा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना दिया है, फिर भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। सब्स्टिट्यूट्स आर एक्सपेंसिव एंड नॉन स्केलेबल, substitutes are expensive and not scalable. नंबर 3, केस स्टडीज का लिस्ट में लिख देता हूं यहां पे। आप केस स्टडी के लिस्ट पे लिखो, फॉर एग्जाम्पल
increase of plastics in landfills such as Okhla landfill near New Delhi. ये लिखिए कि आपका लैंडफिल में इतना ही सेग्रीगेशन करके अगर आप ला रहे थे तो नहीं दिखना चाहिए था ना प्लास्टिक, वो तो जाना चाहिए थे रिसाइकलिंग के लिए। पर आप देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आता है, इंडिविजुअल रिसर्चर्स ने कहा हुआ है कि आपके लैंडफिल्स में प्लास्टिक्स उतना ही आ रहा है जितना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के पहले भी आता था, कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि आपने रूल रेगुलेशन तो बना दिया पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो? फिर मुद्दा घूम के वहीं आ गया कि या तो आप फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल सोल्यूशंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप से अल्टरनेटिव्स की बात करें, या फिर म्यूनिसपैलिटी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उसके पास अवेयरनेस नहीं है, या फिर कंज्यूमर के पास अवेयरनेस नहीं है। दैट इज इट। एग्जामिन कर दिया आपने। लैक ऑफ अवेयरनेस, यस सर। कैन आई यूज प्लास्टिक दैट इज ईटन बाय काउ लीडिंग टू डेथ एज अ केस स्टडी? नहीं, वीक हो गया बेटा, वो वीक हो गया। इट इज आस्किंग अस कि हमारा गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होने के बावजूद हम लोग प्लास्टिक के पोल्यूशन को घटा क्यों नहीं पाए? दैट इज इट। वी हैव टू फाइंड केस स्टडीज दैट लिंक दीज टू थिंग्स। इसमें आप बेस्ट केस स्टडी वही है बेटा कि आप इंदौर का एग्जाम्पल डालिए। कोई है इंदौर का स्टूडेंट यहां पे? इंदौर में जानते हैं क्या होता है? मैंडेटरी सेग्रीगेशन है। इंदौर का म्यूनिसपैलिटी मैंडेटरीली सेग्रीगेट करता है। उसके लिए इंदौर की म्यूनिसपैलिटी को अलग से बजट दिया जाता है, अलग से ट्रेनिंग की जाती है। वो जब हायरिंग भी कर रहे हैं ना, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके बाद वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी को कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। इंदौर ऐसे ही स्वच्छ सिटी नहीं बना है। ऑब्वियसली बहुत मतलब 99.9% श्रेय जाता है इंदौर के लोगों का, उनके पार्टिसिपेशन के बगैर ये इंपॉसिबल है। बट सरकारी स्तर पे भी इंदौर ने अपने म्यूनिसपैलिटी के पीछे बहुत पैसा खर्चा किया है। तो आप केस स्टडी के तौर पे चाहो तो इंदौर का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल इन दिस केस। आपने देखा होगा ना, वो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड होता है, उसमें इंदौर ने बैक टू बैक टॉप मारा है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। क्लीनेस्ट सिटी, जी हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, मेरा हिंदी आगे पीछे होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड या कुछ ऐसा ही है। इंदौर बार बार फर्स्ट आया है उसमें। तो ऐसा क्यों आया है? बिकॉज 99.9% तो लोगों का बिहेवियरल चेंज है। जैसे मैंने एक रील देखा था, आई एम नॉट श्योर आपने देखा है कि नहीं देखा है, कि वहां पे कोई इंदौर के बाहर का आदमी था, वो कुछ ऐसा खा पी के ऐसा रोड पे फेंका, अचानक से इंदौर के लोग आके बोले कि उठा के फेंको उधर। वो अवेयरनेस, दैट सिटीजन कमिटमेंट टू क्लेनलीनेस, वो सबसे रीजन नंबर 1 है। वहां का लोग नहीं चाहेंगे तो साफ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताता हूं क्लास, आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। 3 दिन पहले या लास्ट वीक इनफैक्ट, स्टडी आईक्यू में ना हमारे एक फैकल्टी हैं, विकास सिंह सर, ये हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं। तो वो गए थे मिजोरम। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि मिजोरम में सैटरडे संडे कम्युनिटी लेवल पे लोग आते हैं, पूरे कम्युनिटी का क्लीनिंग किया जाता है, सब झाड़ू लेके कम्युनिटी को साफ कर रहे हैं। वहां पे सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन होके जो आपका वेस्ट या रिसाइकलिंग वाला है उसको अलग से भेजा जा रहा है, अलग से गाड़ी में भेजा जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ वही बिहेवियरल चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आप लिखोगे कि देखो रूल रेगुलेशन तो एक लिमिट तक है, बिहेवियरल चेंज लाने की आवश्यकता है। जैसे रूल रेगुलेशन तो नहीं होता है कि सिग्नल मत तोड़ो, फिर भी तो लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। पर जब आप देखते हो कि सिग्नल के बाद में पुलिस वाला खड़ा है, आप सिग्नल नहीं तोड़ते हो। तो वही है, बिहेवियरल चेंज हैज टू बी इंसेंटिवाइज्ड। ऑलराइट, ये भी आप एग्जांपल मिजोरम वाला भी लिख सकते हो, कम्युनिटी क्लीनिंग एंड सेग्रीगेशन वाला। कम्युनिटी क्लीनिंग एंड सेग्रीगेशन, बहुत बढ़िया, गुड एग्जांपल्स। चमका आप लोग को क्लास। अब देखो आपको केस स्टडीज तो पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं ना। इफ यू आर जस्ट स्टडिंग सिंपल प्लेन एनवायरमेंट, दैट इज नॉट वेरी यूजफुल। यू विल हैव टू इंक्लूड केस स्टडीज एट ऑल लेवल्स। अगला देखते हैं, चलिए भाई। देहरादून का अर्थ 5 इनिशिएटिव है। ओ यस, ऑफ कोर्स प्रांजल आप सही कह रहे हो, प्रज्वल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखिए थोड़ा, प्लास्टिक पोल्यूशन इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स फेलियर अक्रॉस द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक। सब्सटैंशिएट जिसका मतलब हो गया जस्टिफाई, मतलब प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक और उसके बाद रिसाइकलिंग होने तक, इस पूरे चेन में कहीं ना कहीं बहुत हैवी इनएफिशिएंसी है।
डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस या नो? पहले हमको ये बताओ, सवाल का मतलब यही हुआ, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस या नो? कि हमारा प्रोडक्शन से लेके रिसाइकलिंग तक ये सारा जो एक एफिशिएंसी के साथ चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। कितने लोग एग्जाम एग्री करते हैं? एग्जामिन बोल रहा हूं। हाँ जी, ओके, अग्री करते हैं, ठीक है। मुझे प्रोडक्शन में बताओ क्या गलती हो रही है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलो मुझे बताओ प्रोडक्शन में क्या गलती हो रही है। अभी एक बच्चा ने नहीं कहा, एक स्टूडेंट ने कहा ना कि 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं मेरे ख्याल से इको प्लास्टिक। तो इको प्लास्टिक का प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज नहीं किया गया है, इट इज नॉट इंसेंटिवाइज्ड, नॉट इंसेंटिवाइज्ड, इंसेंटिवाइज्ड। पहला बात तो कंपनीज अभी भी वर्जिन प्लास्टिक बनाती है क्योंकि सस्ता पड़ता है। दूसरा बताइए, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, लक्ष्मी एकदम सही हो, करेक्ट हो आप। वेगनेस इन इन्फोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वो तो कंजम्पशन के बाद आएगा बेटा, प्रोडक्शन में तो हमको पहले ग्रीन प्लास्टिक के इको प्लास्टिक के बारे में सोचना है। नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट स्केलेबल, ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट स्केलेबल इन नेचर। वो आइसोलेटेड 2-3 जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, करेक्ट। यहां पे आओ, अब कंजम्पशन में बताइए, वेस्ट सेग्रीगेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आज भी कितने घरों में, हाँ, ड्राई कचड़ा गीला कचड़ा सबको साथ में मिला के ऐसे फेंक दिया जाता है, करेक्ट, पुअर सेग्रीगेशन, हाँ। दूसरा, कंजम्पशन में बिहेवियर वाला पॉइंट लिख सकते हैं, बिहेवियरल बायस, हमारा बिहेवियरल बायस है। और बताइए, तीसरा, रिसाइकलिंग में लो रिकवरी ऑफ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, कि इतना कचरा में आपको कहां से अब प्लास्टिक को सेग्रीगेट करोगे जब लैंडफिल में पहुंचा तो। इनएफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, बहुत बढ़िया, म्युनिसिपल बॉडीज का कैपेसिटी बिल्डिंग, म्युनिसिपल बॉडीज का कैपेसिटी, नॉइस, क्या क्लास, ईपीआर, हाँ ईपीआर भी लिखिए जरूर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अप्लाइड यूनिफॉर्मली। देखिए मुझे एक बात बताओ क्लास, हम लोग जितने प्रश्न देख रहे हैं, हम लोग क्या पॉइंट्स अलग अलग यूज कर रहे हैं उसमें, ये एक ही पॉइंट को बार बार यूज कर रहे हैं बस अलग अलग तरीके से? याद है मैं आपको क्लासरूम में बताया था कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो ग्रेवी तैयार करके जाओ, जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो ना, हाँ, कि पनीर मक्खनी और पनीर मटर, पनीर पसंदा, नाम सुनने में अलग अलग है, खाने को तो वही पनीर और कुछ एक टमाटर का ग्रेवी या कैश्यू का ग्रेवी है। तो वही सेम चीज है, आपको ग्रेवी तैयार करके जाना है, और डिपेंडिंग ऑन जिस तरह का सवाल पूछे, एग्जामिन, इवेल्युएट, एनालाइज, बस अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दो। डज दैट मेक सेंस? यूज द सेम पॉइंट इन डिफरेंट वर्ड्स, करेक्ट। डाउन साइक्लिंग इंस्टेड ऑफ ट्रू रिसाइक्लिंग, ठीक है, डाउन साइक्लिंग इंस्टेड ऑफ ट्रू रिसाइक्लिंग, ये भी लिख लो, डाउन साइक्लिंग। क्लियर हुआ क्लास? कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया ये बताओ। यूजफुल लगता है ये हर सैटरडे को जो हम लोग करते हैं? क्योंकि मुझे पता है आपके साइड से एफर्ट है, आप लोग हफ्ता भर क्लास करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स स्टडी है क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स हैं। मुझे मतलब मैं, देखो, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, पर मुझे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो बाहर के इंस्टीट्यूट से उन्होंने बताया कि उनको बताया नहीं गया था क्लासरूम्स में, कभी किसी ने नहीं बताया। तो आपका भी स्वागत है, ठीक है, नो डिफरेंस, आप सारे स्टूडेंट्स हो, बट फोकस करो इसी चीज पे, ठीक है। जब भी आंसर्स लिखे ना, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड एबीसी डज नॉट मैटर, इन योर आंसर्स मेक श्योर यू आर अप्लाइंग दीज रूल्स, और उसके बाद मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बताना वेदर यू आर बेनिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ योर एवरेज मार्क्स, एवरेज अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल रहा आपका होमवर्क, जिस रूल्स को हमने आज फॉलो किया है उसी के बेसिस पे ये सवाल लगाएंगे आप। टू व्हाट एक्सटेंट इज वीक वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस? कितने हद तक आप अग्री करते हो कि हाँ, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत खराब है और इसके चलते ही प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है? यानी कि आप क्या कहोगे कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का तो इंप्लीमेंटेशन वीक है, माना वो बात, पर साथ में हम बात कर लें आपके प्रोड्यूसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी,
हम बात कर लें कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी गलत कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहा है, वो से अल्टरनेटिव्स नहीं डेवलप कर पा रहे, ऑल ऑफ दैट इज अग्रीड, बट अ ह्यूज चंक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू एंड आई द कंज्यूमर। इसको लिखो 150 शब्द में। चमका? ठीक है क्लास, चलिए विद दैट विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। जो सारे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 2027 और 28 का जीएस का बैच, ठीक है, इसका एडमिशंस, इनफैक्ट क्लास आज से शुरू हो गया है। ठीक है, इस बैच में हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है हमारे जीएस के बैच के साथ, नाउ इज अ गुड टाइम। दूसरी बात, स्टडी आईक्यू पे एटलीस्ट मैं अपने क्लासरूम्स में, मेरा मुद्दा है स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, एंड मैं कहता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं। माय पॉइंट इज, मेरा बच्चा को, मेरा स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, मैं उसको हर स्किल वो प्रदान कर दूं जिससे कि वो एग्जाम क्लियर कर ले। मेरा बस यही मुद्दा है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप में से कोई है 2027-28 वाला, अभी तक आप वही सरकारी तरीके से पढ़ते चले आए हो, किसी ने कुछ हवा पैर बताया नहीं, आप चल रहा है बस, तो वो नहीं करना है। देयर हैज टू बी अ मेथड टू दिस एंटायर प्रोसेस। ओके, इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 2027 2028, ड्रॉप मी अ मैसेज, या फिर आप जाएं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ऐप पे, ये यूज कर लो, कूपन कोड बी लाइव, डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं, आज ओरिएंटेशन क्लास है। आप चाहो तो हमको मेल कर सकते हो bhuvan.jha@studyIQ.com, या फिर मेरे इंस्टाग्राम भुवन स्टडी आईक्यू पे। साथ ही मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, विच यू शुड बी, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉजिकल ऑप्शनल, मैक्सिमम ओवरलैप है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, रटना रटाना है नहीं। जो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स होंगे, मुझे बताइए आप लोग को कितना आसान लगा होगा ये आज। 2 दिन पहले हम लोग फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री और सीड्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। यू सी हाउ द सेम method is being applied in the optional, what we are applying here, it's the same thing, there's no difference whatsoever. तो अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला भी है, ड्रॉप मी अ मैसेज। ओके, यहां पे आप अपना फोन नंबर भेज दीजिए मुझे। ओके, इंस्टाग्राम पे भेजना बेटा, टेलीग्राम पे तो आजकल पता नहीं बहुत सारे भुवन घूम रहे हैं। ओके तो यहाँ पे अगर आप जीएस या ऑप्शनल के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंटरेस्टेड हो, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम, अपना फोन नंबर भेज दीजिए, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम, यहीं पे आपके लिए मैं पिछले वाला पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ दोनों अपलोड कर दूंगा। सर, आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। लक्ष्मी, यस, आई एक्सपेक्ट टू सी यू इन माय क्लास वेरी सून बेटा, कम बैक, जल्दी से आ जाइए। सर प्लीज आंसर में, ठीक है मैं भेज दूंगा, डन। इंडियन एग्रीकल्चर भी आप ही लेंगे? हाँ बेटा, तो और कौन पढ़ाएगा? इंडियन एग्रीकल्चर में तो सारा कुछ, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, इंडस्ट्रीज, सीड्स, फर्टिलाइजर, सब कुछ हम ही पढ़ाना है। ज्योग्राफी में हम ही है, या तो हम है या आप हो, और हम दोनों को मिलकर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को एस करना है। दैट इज द पॉइंट। आपका ये 3 सब्जेक्ट ना वज्र बनना चाहिए, वज्र, समझे? हिस्ट्री पॉलिटी तो आप पढ़ते ही हो और बहुत अच्छे फैकल्टीज के साथ पढ़ते हो, बट इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप मेरे साथ एक शॉट में कंप्लीट कर लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं लगा सकते, और हम ये बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। जो लोग जीएस वाले स्टूडेंट्स हो, हमारे नए स्टूडेंट्स, अगर एडमिशंस ले रहे हैं, यूज करिए कूपन कोड बी लाइव, या ड्रॉप मी योर फोन नंबर ऑन माय इंस्टाग्राम भुवन स्टडी आईक्यू। ऑप्शनल के लिए भी सेम चीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। जी हाँ, स्टडी आईक्यू के जीएस बैच में आप ही पढ़ाते हैं? जी हाँ अंजलि, मैं ही पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यूजफुल लगा। अगला सैटरडे भी ऐसे ही मिलेंगे, आंसर राइटिंग वर्कशॉप चलता रहेगा आपसे, बिकॉज पता है, मैं एक बात बताता हूँ वाई, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट इस सेशंस को बार बार एसोसिएट करेंगे ना, दिल फाइंड आंसर राइटिंग इजी। ये पिछले ईयर्स भी मैंने देखा है, आप लोग कोई डिफरेंट नहीं हो। यू विल हैव कंफर्ट विद द आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले सैटरडे मिलेंगे 1 बजे आंसर राइटिंग वर्कशॉप में। डिटेल्स इंस्टा टेलीग्राम भुवन स्टडी आईक्यू पे मिल जाएगा आपको। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम भुवन स्टडी आईक्यू। चाओ। Study IQ IAS, making India smarter and better.